नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द सिविल पॉइंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे दोस्तों रिजिड पेमेंट के बारे में। रिजिड या फिर लिखेंगे डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट। अभी तक हमने दोस्तों फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में देखा था। जितने भी मेथड हैं वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे रिजिड पेमेंट डिजाइन। देखो, पहले जान लेते हैं रिजिड पेमेंट क्या होता है। रिजिड पेमेंट अगर बात की जाए रिजिड पेमेंट की, तो यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं। देखो, हमने फ्लेक्सिबल पेमेंट देखा था, उसमें जो मटेरियल यूज करते हैं वो करते हैं बिटुमिनस कंक्रीट। बट यहां पर दोस्तों जो मटेरियल यूज होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, ये होने वाला है आपका सीमेंट कंक्रीट। ये आपको ध्यान रखना है, सीमेंट कंक्रीट। ठीक है। दूसरी बात, जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि इसमें कितनी लेयर होती है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि रिजिड पेमेंट कितनी लेयर से मिलके बनता है। तो ये बनता है आपका 3 लेयर से। वे कौन कौन सी लेयर है आइए जान लेते हैं। देखो, सबसे जो पहली लेयर होगी बॉटम मोस्ट लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सबग्रेड। और ये किससे बनी होती है, ग्रेनुअल सॉइल से बनी होती है। उसके बाद इसमें आपका बेस कोर्स आता है। हमने फ्लेक्सिबल पेमेंट में देखा था कि सब ग्रेड के बाद कौन सा कोर्स आता है, लेयर आती है, वो आती है आपकी सब बेस कोर्स लेयर। बट यहां पर उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, ये होती है आपकी बेस कोर्स लेयर। और उसके बाद आपका आता है सरफेस कोर्स। ठीक है। तो ये तो बेसिक सी चीजें हैं, हमने पहले भी पढ़ रखी हैं। फिर क्वेश्चन बन सकता है यहां से, इसमें लोड कैसे ट्रांसफर होता है। तो ये भी हमने डिस्कस कर रखा है कि कैसे लोड ट्रांसफर होता है, लेयर टू लेयर। लोड इज ट्रांसफर्ड बाय लेयर टू लेयर, और इसी चीज को बोलते हैं हम स्लैब एक्शन। ठीक है, इसी चीज को क्या बोलते हैं, स्लैब एक्शन। फिर चौथा पॉइंट बन सकता है इसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के ऊपर, मतलब इसकी जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है। या फिर ऐसे पूछ सकता है, 2 पेमेंट दे देगा आपसे, एक रिजिड पेमेंट एक फ्लेक्सिबल पेमेंट, और उनकी फ्लेक्सर स्ट्रेंथ पूछ सकता है कि किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। तो बात करते हैं रिजिड पेमेंट की, तो इसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज मोर देन फ्लेक्सिबल पेमेंट। ठीक है। हमने बात की थी कि अगर नीचे वाली, देखो किसी भी लेयर में अगर कोई फेलियर आ रहा है तो वो ऊपर अपीयर नहीं होगा, ये भी हमने बात कर रखी है। तो मैं आपको रिकॉइल कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन है जो कि हमने पहले भी देख रखा है। आज हमको क्या पढ़ना है उसको जानते हैं। तो भाई देखो, जैसा कि नाम से पता चल रहा है सीमेंट कंक्रीट का पेमेंट है। तो सीमेंट कंक्रीट आपको पता होगा कि ये वीक होती है इन टेंशन। ठीक है, मतलब जब आप इस पर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे
इसमें टेंसाइल स्ट्रेस जब डेवलप होंगी तो उसके कारण इसमें क्रैक पड़ जाते हैं, मतलब ये फेल हो जाती है। ये तो आप सभी जानते होंगे। इसलिए हमारा जो मेन कंसर्न रहने वाला है दोस्तों, इस पेमेंट को हम बचाएंगे टेंसाइल स्ट्रेसेस से। इसमें कभी भी टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगी तो उसको डिजाइन करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पेमेंट को डिजाइन करेंगे। तो यहां पर दोस्तों ये वीक होता है टेंशन में, वीक इन टेंशन एंड स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। कंप्रेशन में ये स्ट्रॉन्ग होता है और वीक होता है टेंशन में। क्यों? देखो, जो हमारा मटेरियल होता है उसका जो कंपोजिशन होता है, एक तो हम अपने पास से बनाते हैं, एक होता है नेचुरल अकरिंग, जो नेचर से हमको मिलते हैं। तो जो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होते हैं वे होमोजीनियस होते हैं, प्लस उनके बीच में बॉन्डिंग फ्लेक्सिबल होती है। बॉन्डिंग कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। जिसके कारण उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा आती है, मतलब वो टेंशन को ज्यादा रजिस्ट कर पाते हैं एज कंपेयर टू कंक्रीट। कंक्रीट कैसा मिक्सचर है? यह है दोस्तों हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलो ये बेसिक चीजें आपको पता होंगी। अब आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं, रिजिड पेमेंट। तो देखो भाई, इसमें हम क्या क्या चीजें सीखेंगे आज। हम इसमें सीखेंगे एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, एंड डिजाइन ऑफ जॉइंट्स। मतलब हम एनालाइज करेंगे कौन सी स्ट्रेस आ रही है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका नेचर क्या है। क्या सीखने वाले हैं कि जो स्ट्रेस आ रही है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड आप सभी जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं परिमाण, मतलब उसका मान कितना है। और उसका नेचर क्या है? नेचर मतलब वो कंप्रेसिव है या फिर टेंसाइल है। देखो, अगर कंप्रेसिव है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रांग होती है। बट अगर उसमें टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रही है तो ये चिंता का विषय है दोस्तों, इसको हम वहां पे सेफगार्ड करने वाले हैं। तो ये तो बात हुई हमारी स्ट्रेस में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। फिर देखेंगे दोस्तों डिजाइन ऑफ जॉइंट। जॉइंट हम देते हैं, क्यों देते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो तो जब हम डिजाइन पढ़ेंगे जॉइंट्स का तब मैं आपको सभी चीजें क्लियर कर दूंगा। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेसिस के बारे में। स्ट्रेसिस के बारे में बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे दोस्तों डिजाइन पैरामीटर्स। लिखेंगे डिजाइन पैरामीटर्स ऑफ रिजिड पेमेंट। जो रिजिड पेमेंट में डिजाइन पैरामीटर यूज होने वाले हैं उनको हम यहां पर देखने वाले हैं। देखो भाई, डिजाइन पैरामीटर का मतलब क्या होता है, आपने बहुत बार किसी चीज को डिजाइन किया होगा, जैसे कि हम स्लैब डिजाइन करते हैं। तो स्लैब जब हम डिजाइन करते हैं, जो हम स्लैब डिजाइन करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें लोड क्या है ये पता होना चाहिए, स्ट्रेस क्या है, एफसी क्या है ये पता होना चाहिए, उसकी विड्थ लंबाई चौड़ाई, ये सभी चीजें किस में आ जाती हैं, ये आ जाती हैं डिजाइन पैरामीटर में, क्योंकि ये डिजाइन में यूज होने वाली पैरामीटर्स है। तो यहां पर कुछ अलग है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो रिजिड पेमेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा डिजाइन पैरामीटर है वो है दोस्तों रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। चलो इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सबसे शुरू का देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे मॉडुलस
ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। सीक्वेंस से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, अगर दोस्तों रिजिड पेमेंट में किसी साइंटिस्ट का नाम आता है तो एक ही नाम आता है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा वेस्टरगार्ड। ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने पूरे रिजिड पेमेंट को एनालाइज किया, उसका डिजाइन किया। इक्वेशन भी इसी के नाम पर पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है जितने भी टर्म्स हम यूज करेंगे वे किसने दी हैं, वेस्टरगार्ड ने दी है। बात करते हैं मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के। देखो नाम से ही पता चल रहा होगा सबग्रेड रिएक्शन के बारे में बात होने वाली है। आप सभी को पता है सबग्रेड क्या है। देखो ये सबग्रेड है, सबग्रेड। अब ये मत समझ लेना जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये सबग्रेड है, ठीक है, इससे नीचे का सबग्रेड है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, मैंने देखा है। तो अब क्या हो रहा है इस पे, देखो इस पर व्हील लोड आएगा, उसके कारण प्रेशर लगेगा। भाई प्रेशर लगेगा तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, ऐसे करके डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। बट ऐसे थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, नीचे से भी तो एक रिएक्शन लगेगी। नीचे से मिट्टी एक रिएक्शन जनरेट करेगी जो कि उसकी स्ट्रेंथ होगी। भाई जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी अच्छे से रिएक्शन डेवलप कर पाएगी। तो यहां पर हम दोस्तों बेसिकली क्या निकालना चाह रहे हैं कि इसकी सपोर्टिंग कैपेबिलिटी कितनी है, किसकी, सबग्रेड सॉइल की, ये कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना अच्छे से रिएक्शन जनरेट करती है। तो यहां से रिएक्शन जनरेट करेगी, जिस रिएक्शन को बोलेंगे हम के, या फिर बोलेंगे इसको मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, ठीक है। जितना ऊपर से प्रेशर आएगा उतने ही ये नीचे से रिएक्शन जनरेट करेगी। तो इसको लिखते हैं दोस्तों K इक्वल टू स्मॉल p अपॉन डेल्टा। अब यहां पर सभी चीजों को जानना जरूरी है। K तो हमने देखा मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, जानते हैं P क्या है। देखो P है यहां पर कांटेक्ट प्रेशर। आप सभी को पता होगा कांटेक्ट प्रेशर क्या होता है। जब हमने पेमेंट यूज किया था, मतलब पेमेंट पढ़ाना स्टार्ट किया था, तब इन चीजों पर डिस्कशन बहुत अच्छे से किया था। बात करते हैं डेल्टा क्या है। तो डेल्टा है दोस्तों डिजाइन डिफ्लेक्शन। समझते हैं इसका मतलब क्या है। इसका यूनिट अगर पूछा जाए कितना होगा, देखो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक डिस्टेंस की यूनिट। डिजाइन डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, हम एक अपने आप से डिफ्लेक्शन इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो डिफ्लेक्शन अगर इंट्रोड्यूस कराना है आपको तो ऊपर से प्रेशर लगाना होगा, ठीक है। तो उस प्रेशर के रेस्पॉन्स में सबग्रेड कितना रिएक्शन जनरेट करता है उसको निकाल लेते हैं। और ये डिजाइन डिफ्लेक्शन कितना होता है, इसको लेते हैं 0.125 सेंटीमीटर। स्टार मार्क लगा लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई के एग्जाम में, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका K इक्वल टू स्मॉल p अपॉन 0.125। इसका यूनिट पूछा जाए आपसे, यूनिट पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है कि मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन का यूनिट क्या होता है। तो आपको बताना है, फटाक से बता देना है, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, देखो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर और सेंटीमीटर नीचे, दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो बात हुई मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन की। अब इसको निकालते कैसे हैं उसको देख लेते हैं। तो इसको निकालते हैं दोस्तों विद द हेल्प ऑफ प्लेट लोड टेस्ट, विद द हेल्प ऑफ प्लेट लोड टेस्ट। और कहीं कहीं आपको लिखा दिखेगा प्लेट बियरिंग टेस्ट, दोनों का मतलब एक ही है। यहां पे लिखेंगे प्लेट लोड टेस्ट। अब दोस्तों इसको कैसे करते हैं, देखो ये हमारी सबग्रेड सॉइल है, सॉइल सबग्रेड। भाई इसी का मुझे क्या निकालना है, के निकालना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक प्लेट लगाते हैं। ये स्टैंडर्ड प्लेट है,
ध्यान रखना है आपको, स्टैंडर्ड प्लेट जिसका साइज कितना होगा पूछा जाता है। अगर स्टैंडर्ड प्लेट की बात करते हैं तो उसका साइज होता है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कैसी होती है ये भी पूछा जाता है, ये होती है सर्कुलर। देखो सर्कुलर है तो साइज का मतलब क्या है, उसका डायामीटर होगा, उसका व्यास होगा, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर में एक ही डायामीटर मतलब एक ही डायमेंशन होती है, वो क्या होती है, उसका डायामीटर, ठीक। तो स्टैंडर्ड प्लेट का साइज हमको पता चल गया है, डायमीटर बोल सकते हैं 75 सेंटीमीटर। अब इस पर लोड लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, या लोड लगाएंगे, प्रेशर हमारे पास निकल जाएगा और यहां पे डिफ्लेक्शन आएगा। उस डिफ्लेक्शन की इक्वेशन क्या होती है, हम बात करते हैं दोस्तों डिफ्लेक्शन की इक्वेशन की, तो ये होती है 1.18 स्मॉल p a अपॉन ES इंटू F2। ये होता है दोस्तों रिजिड प्लेट के केस में, रिजिड प्लेट। और यहां पर हम सिर्फ रिजिड प्लेट की बात करते हैं, हम फ्लेक्सिबल प्लेट की बात नहीं करते, क्योंकि हम रिजिड पेमेंट पढ़ रहे हैं। तो भैया रिजिड पेमेंट है तो एक प्लेट की तरह काम करेगा, ठीक है, पक्का। अच्छा देखो ये तो हुआ पेमेंट पूरा, इसके ऊपर की सारी लेयर हमने इसको मान लिया प्लेट को, और उसके ऊपर जो लोड लगेगा उसको बोलेंगे व्हील लोड, ठीक है। तो जब ये रिजिड पेमेंट है तो रिजिड प्लेट यूज करेंगे। रिजिड प्लेट के केस में जो इक्वेशन बन के आती है वो बन के आती है 1.18 स्मॉल p a अपॉन ES इंटू F2। अब यहां पे आपको सभी चीजों के बारे में पता होगा। व्हाट इज P? P है यहां पर कॉन्टैक्ट प्रेशर, A क्या है, A है रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया। हमने क्या माना था, देखो इन चीजों पर बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रखा है। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपकी गलती है, क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से नहीं देखा, वीडियो को अच्छे से नहीं देखा, तभी आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। यहां पर क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो यहां पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि उसका एक्चुअल शेप क्या होता है। जब भाई व्हील लगेगा सरफेस पे तो जो ऑक्यूपाई करेगा एरिया, उसका एक्चुअल शेप क्या होता है, तो ये होता है इलिप्टिकल। एक्चुअल शेप ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया कैसा होता है, इलिप्टिकल, ठीक है, जैसे कि हमारी अर्थ होती है इलिप्सॉइड, ठीक है। पूछ सकता है कि हम एज्यूम क्या करते हैं, सर्कुलर, क्योंकि देखो इलिप्टिकल का एरिया निकालने जाएंगे बहुत बड़ी बात है, इसलिए हम इसको इजी बनाने के लिए सर्कुलर इसको एज्यूम कर लेते हैं। आपको पता है रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया सर्कुलर है तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर का हाफ हो जाएगी। डायमीटर कितना है 75, तो यहां से हम लिख सकते हैं नहीं 75/2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया हो जाएगा। अब बात करते हैं F2। F2 हमें पता है F2 क्या होता है, डिफ्लेक्शन फैक्टर को हम F2 बोलते हैं, ठीक है। और ये डिपेंड करता है H/A पर, ES अपॉन E पे भी डिपेंड करता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। H/A, H थिकनेस ऑफ पेमेंट, A क्या है यहाँ पे, A है दोस्तों जो अभी हमने देखा, और H क्या है, इस प्लेट की थिकनेस। क्यों, क्योंकि भैया ऑब्वियस बात है हम यहाँ पर रिजिड पेमेंट जैसी ही प्लेट बना रहे हैं, तो इसलिए H क्या हो जाएगा, इस प्लेट की थिकनेस हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि देखो भाई हम इसी सबग्रेड पर अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो सबग्रेड से ही हम H का डिटर्मिनेशन करते हैं, तो सबग्रेड पर ही कर रहे हैं तो H कितना हो जाएगा 0। और जब H 0 होता है, देखना ये दिख रहे हैं नीचे, देखना एक बार, दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है सबके लिए, चलो। तो H/A भी 0 हो जाएगा, उस केस में F2 1 हो जाएगा। तो दोस्तों लाइट चली गई थी जिस वजह से मुझे रोकना पड़ा वीडियो को। F2 अगर H/A 0 है तो F2 का मान 1 हो जाएगा। इस केस में जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 1.18
पी ए अपॉन ई एस, ये इक्वेशन आपने देखी होगी। यहां पर मैंने सभी चीजों को डिस्कस किया, पी क्या होता है, ए क्या होता है, ई एस क्या होता है। ई एस होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल, जो कि सॉइल सबग्रेड में यूज हो रही है, उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब दोस्तों अगर आपको नहीं पता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो आप बताना कि इस पर एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब समझते हैं दोस्तों, देखो हमने ये सभी चीजें देखी, हमने पहले देखा मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन क्या होती है। अब दोनों को कंपेयर करके देखते हैं, दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। तो कंपेयर करेंगे, वहां पर हमने लिखा दोस्तों K इक्वल टू P अपॉन डेल्टा। डेल्टा को इधर ले आते हैं तो डेल्टा हो जाएगा P अपॉन K। देखो इस डेल्टा को रिप्लेस कर देंगे P अपॉन K से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P अपॉन K इक्वल टू 1.18 PA अपॉन ES। यहां से P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, अगर इसको मैं सोल्व करता हूं तो K इंटू A और इसको उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा ES अपॉन 1.18। अब दोस्तों एक बात बताइए, क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं यंग मॉडुलस, लिख लेते हैं। देखो कुछ भी पूछ सकता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ES को क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग मॉडुलस डज नॉट डिपेंड अपॉन लोडिंग। ये लोडिंग पर या फिर डेप्थ पर डिपेंड नहीं करता है, ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है सॉइल की। ये आपको टॉप में भी ESE मिलेगा, बॉटम में भी ESE मिलेगा, अगर सॉइल सेम। सॉइल चेंज हो रही है तब ES डेफिनेटली बदलने वाला है, बट अगर सॉइल सेम है तो ES नहीं बदलेगा, चाहे आप उस पर कितनी भी लोडिंग लगा लें। तो भैया ES एक कांस्टेंट पैरामीटर है किसी भी मटेरियल के लिए, ये एक कांस्टेंट पैरामीटर होता है। जब ये कांस्टेंट है और ये भी भैया कांस्टेंट ही है, 1.18 संख्या है, संख्या तो कभी बदलती नहीं है, तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो जाएगी। जब ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो जाएगी तो हम लिख सकते हैं Ka इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसका मतलब समझेंगे, देखो Ka इक्वल टू कांस्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं, K1 A1 इक्वल टू K2 A2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। इसका मतलब है दोस्तों, हमने यहां पर दोस्तों दो सॉइल पर मटेरियल 1 मटेरियल 2 रिजिड प्लेट टेस्ट किया है। इस केस में हमने जो प्लेट का साइज रखा है, डायमीटर रखा है सर्कुलर प्लेट का, वो रखा है 75 सेंटीमीटर, और इस केस में हमने रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो साइज हम 30 से 45 से ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, 75 भी ले सकते हैं। मैं इन दो की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम और मिनिमम की। इसका मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन K1 होगा, इसका होगा K2। ठीक है, मतलब ये कब है, जब हमने 75 सेंटीमीटर की प्लेट यूज की, और ये कब है, जब हमने 30 सेंटीमीटर की प्लेट यूज की। तो इसमें भाई A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा 75/2, इसमें हो जाएगा A मतलब A1 हो जाएगा, और ये A2 हो जाएगा 30/2। दोनों को रखते हैं यहां पर, देखते हैं क्या निकलता है। K 75 इंटू 75/2 इक्वल टू K2 K 30 इंटू 30/2। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो K 75 जब इसको इससे काटेंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 0.4 K 30।
इसको नोट कर लेना। ये है दोस्तों एक्चुअल प्रैक्टिस, एक्चुअल प्रैक्टिस। देखो हमने एक्चुअली किया है इसको, तो एक्चुअल प्रैक्टिस में जो K75 आता है वो आता है दोस्तों 0.4 K30, बट कोड क्या बोलता है, बट एज पर IRC जो K75 होता है उसको देता है 0.5 K30, मतलब इसको थोड़ा सा इजी बना देता है 0.5 करके। ये बोलता है कोड और ये बोलता है दोस्तों एक्चुअल प्रैक्टिस। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो हमने कंप्लीट कर लिया है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। अब सेकंड पैरामीटर की ओर चलेंगे। सेकंड पैरामीटर है दोस्तों रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, और ये पैरामीटर आपने जिंदगी में पहली बार सुना होगा। तो देखते हैं रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस क्या होती है। तो हेडिंग डालेंगे रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर एल से, और ये क्या होता है दोस्तों समझते हैं। देखो यहां से आपको पता चल रहा है स्टिफनेस की बात की जा रही है। स्टिफनेस मतलब कड़ेपन की बात की जा रही है। अगर कोई चीज कड़ी है तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसमें डिफ्लेक्शन उतना ही कम होगा। देखो कोई चीज लचीली है तो उसको आप खींच सकते हैं, बट जो कड़ी है, कठोर है या स्टिफ है, उसको खींचना उतना आसान नहीं है, मतलब उसमें डिफ्लेक्शन कम मिलेगा। तो यहां से आपको एक चीज पता चल रहा है कि जो स्टिफनेस होगी उसमें हम किसकी बात कर रहे होंगे, डिफ्लेक्शन की बात कर रहे होंगे। इसमें हम डिफ्लेक्शन की बात कर रहे होंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या है समझते हैं। देखो हमने क्या किया, ये हमारा सॉइल है सबग्रेड, और इसके ऊपर दोस्तों व्हीकल चल रहा है। चलो ऐसे मान लिया हमने, या फिर पेमेंट है हमारा, जैसे भी आप सोच सकते हैं ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, नीचे हमारा मटेरियल है और ऊपर हमारा पेमेंट है। ठीक है, इस पर व्हीकल चल रहा है, तो व्हीकल के कारण इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। भाई डिफ्लेक्शन ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो ये मटेरियल ऊपर एक रिएक्शन जनरेट करेगा इसको रोकने के लिए। तो ये एरिया, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इसी के कारण इसके डिफ्लेक्शन को रोका जा रहा है। इधर इसका असर नहीं है, इधर इसका असर नहीं है। तो दिख रहा है ना आपको कि कौन सा एरिया पार्टिसिपेट कर रहा है इसके डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए। ये वाला एरिया पार्टिसिपेट कर रहा है, और इसको हम कैसे अज्यूम करते हैं, सर्कुलर। तो इसकी एक रेडियस होगी, और वो रेडियस क्या होगी उसी को यहां पर हम निकालने वाले हैं। तो लिखेंगे इसके बारे में, रेडियस of soil area which is effectively participate in resisting the deflection या फिर डिफॉर्मेशन। मतलब डिफॉर्मेशन को रोकने में कितना एरिया पार्टिसिपेट कर रहा है उसी को क्या बोलेंगे, उसी की रेडियस को हम बोलेंगे दोस्तों रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। अब इसको निकालते कैसे हैं, इसको निकालते हैं, देखो इसको लिखते हैं स्मॉल लेटर एल, और इसको निकालते हैं, कोष्ठ लगाएंगे EH³ अपॉन 12K 1 माइनस म्यू स्क्वायर
की पावर 1/4। स्टार मार्क लगा के इसको नोट कर लेना। पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। देखो यहां से कई टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। एसएससी का तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। जेई लेवल में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। वहां पे बहुत सारे फैक्टर आपको दिखेंगे, उनमें से पूछ लेगा। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर जो ई है, ये ई है दोस्तों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ध्यान रखना है कंक्रीट की है और कितना लेते हैं 0.15 लेते हैं। बात करते हैं के क्या है, आप सभी को पता है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन ऑफ सॉइल, ठीक है। किसमें लेंगे kg पर सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे। अब यहां से h क्या है, थिकनेस ऑफ पेमेंट। h क्या है, थिकनेस ऑफ पेमेंट। और म्यू क्या है, आप सभी को पता होगा, नहीं पता मैं बता रहा हूं, पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो दोस्तों जब आप सोम पढ़ते हैं तब आपको पढ़ाया जाता है पॉइजन रेशो, बट इसका यूज सभी सब्जेक्ट में किया जाता है, ठीक है। पॉइजन रेशो की बात देखो, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, इसको यहां पे लिख लेना। ये होता है 0.15 कंक्रीट के लिए। ये किसका है, ऑफ कंक्रीट, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग है, पॉइजन रेशो अलग है। अगर कंक्रीट के पॉइजन रेशो की बात की जाए तो इस केस में हम लेते हैं 0.15, बट ये वेरी करता है 0.15 से 0.25 के बीच में, बट डिजाइन के लिए हम इसको लेके चलते हैं। थिकनेस ऑफ पेमेंट h है, तो ये आपका 1/4 होता है। यहां से कुछ भी डाउट नहीं होगा आई थिंक। अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे दोस्तों सेकंड या थर्ड पैरामीटर, जिसको बोलेंगे रेडियस ऑफ रजिस्टिंग सेक्शन, और यू कैन से इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रजिस्टिंग सेक्शन। ध्यान देना है, इसमें हमने डिफ्लेक्शन की बात की है कि डिफ्लेक्शन को रोकने में कितना एरिया पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी की रेडियस हो जाएगी। वहां पर हम दोस्तों किसी और चीज की बात करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो हेडिंग डालेंगे रेडियस ऑफ रजिस्टिंग सेक्शन, और यू कैन से इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रजिस्टिंग सेक्शन। दोनों का मतलब एक है। देखो दोनों चीजें, दोनों अगर नाम 2-3 हैं तो आपको दोनों तीनों नाम याद रखने चाहिए, क्योंकि घुमा फिराकर उन्हीं चीजों में आपको कंफ्यूजन होता रहता है, ठीक है। अब इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों स्मॉल लेटर b से। इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। तो देखो वहां पर हमने क्या देखा कि डिफ्लेक्शन को रोकने में कितना एरिया पार्टिसिपेट कर रहा है। यहां पर दोस्तों बेंडिंग को रोकने में स्लैब का कौन सा पार्ट हेल्प कर रहा है, या कौन सा एरिया पार्टिसिपेट कर रहा है। देखो ये मेरी स्लैब है, जब इस पे लोड आएगा तो ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो इस बेंडिंग को रोकने में स्लैब का कौन सा एरिया पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसके बारे में लिखेंगे डेफिनेशन। It is defined as the radius of area that which, ऐसे लिखेंगे, which is participate in
रजिस्टिंग द बेंडिंग ऑफ स्लैब। स्लैब की बेंडिंग को रोकने में जो एरिया पार्टिसिपेट करेगा उसी एरिया की रेडियस ले लेंगे और उसी रेडियस को क्या बोलेंगे, उसी रेडियस को बोलेंगे रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन। और इसको दोस्तों लिखते हैं स्मॉल लेटर बी से, ये ज्यादा स्मॉल बन गया है, जैसा भी है चलो ठीक है कोई नहीं, स्मॉल लेटर बी। और उसको लिखते हैं अंडर रूट 1.6 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 0.675। ठीक है, ये जो माइनस है ये बाहर है इस कोर्स। ये कब होगा, ये होगा अगर a लेस देन है 1.724 h से। a क्या है दोस्तों, a है यहां पर रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया। देखो ये हमारी प्लेट है, ठीक है, अब इसकी रेडियस ये सपोज क्या यही होती है, ये इसकी रेडियस है। अब एक बात बताइए, जब इसकी बेंडिंग होगी, देखो बेंडिंग कैसे होगी, ऐसे होगी इसकी बेंडिंग, ऐसे इसकी बेंडिंग होगी, तो कौन सा ये वाला एरिया इसमें पार्टिसिपेट करेगा, बीच वाला एरिया इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, बीच वाला एरिया इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो उसकी रेडियस इस रेडियस से तो कम ही आने वाली है। ठीक है, कब, जब दोस्तों a लेस देन है 1.724 h से, तब ये होगा आपका b इक्वल टू 1.6 a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 0.75। बात करते हैं अगर a आपका ग्रेटर देन हो जाए 1.724 h से, तब जो b होगा वो इक्वल हो जाता है a के, इसको इक्वल टू भी रख लेना। ठीक है, इसको इक्वल टू भी रख लेना, तब जो रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन है वो किसके इक्वल हो जाती है, वो हो जाती है रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया के इक्वल। तो जितने भी पैरामीटर हैं दोस्तों वे हमने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसकी बात करते हैं। चलो एक बार वीडियो पॉज कर दो।